नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस चैनल में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड सामान्य हिंदी 12th क्लास की, और उसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप। तो राष्ट्र का स्वरूप हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ लिया है, और उसमें हमने वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, उनका कृतित्व जितना भी था, उन्होंने लेखन, उनका जो लेखक परिचय था वो सारा हमने पढ़ा। उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं करी हैं, उन्होंने कौन कौन से आदर्श वाक्य कहे हैं, या उनके जीवन में किन किन चीज़ों का आगमन हुआ है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। और उसके बाद में जो राष्ट्र का स्वरूप है उस पाठ का परिचय भी हमने पढ़ लिया है, और उसके बाद हमने पाठ मतलब कुछ हद तक पाठ पढ़ लिया है। आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो आगे की यात्रा है, हमारे राष्ट्र के स्वरूप में आगे की यात्रा कर रहे हैं हम कि हमें और क्या पढ़ना है, आगे देखते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं हमारा राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ, जो अभी कुछ हद तक हो गया था। अभी आगे चलते हैं हम कि राष्ट्र के स्वरूप में और क्या चीज़ें अंदर शामिल होने वाली है जिससे हमारा राष्ट्र बना है, और एक राष्ट्र को बनने के लिए किन किन परिस्थितियों की, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए, है ना। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी यहाँ कहना चाहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के अंतराल में, ये पृथ्वी है हमारी और ये आकाश है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, उस अंतर में कुछ सामग्री भरी हुई है। ठीक है, क्या क्या सामग्री है? उन सामग्री में चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर है। ठीक है, उन सागर में जलचर है और रत्न है, उन रत्नों की बहुत ढेर सारी राशियां हैं। यानी कि हम कह रहे हैं समुद्र को हम रत्नाकर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे ढेर सारे रत्न, हीरे जवाहरात कहते हैं, मणि वगैरह, नगीने वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए हम उसे रत्नाकर कहते हैं। और उन सब के प्रति चेतना, यानी कि चेतना क्यों, उन सब के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है वह हमें ध्यान रखने चाहिए। स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए, यानी कि उनके आगमन के, हम उन्हें लेकर और राष्ट्र के निर्माण के लिए उनका प्रयोग करें, यह हमारे अंदर ये आंतरिक भाव हमारे अंदर होने चाहिए। राष्ट्र के नव युवकों के हृदय में, नव युवक किन्हें कहा गया है? जो युवा पीढ़ी है उन्हें कहा गया है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए नव युवकों के हृदय में, उनके दिल में उन सबके प्रति जिज्ञासा, ठीक है, जिज्ञासा पढ़ेंगे हम यहाँ पर, उन सबके प्रति जिज्ञासा को नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। यदि इन चीज़ों के लिए, यानी कि आकाश और पृथ्वी के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को जानने के लिए मनुष्य के अंदर अगर जिज्ञासा नहीं है, उन्हें प्राप्त करने की लालसा नहीं है, या फिर उनके उपयोग करने की कोई क्रियात्मक प्रवृत्ति नहीं है, तो वह व्यक्ति सोए हुए के समान है। इसलिए लेखक का यह कहने का तात्पर्य है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए सदैव जागृत रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, चेतना युक्त रहना चाहिए, जिससे वह राष्ट्र के लिए जो कुछ कार्य, जो कुछ सेवा हो सके वो प्रदान कर सके। आगे चलते हैं हम। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर, उद्यम होगा यहाँ उत्तम नहीं, उद्यम, उद्यम का मतलब होता है उद्योग धंधे, कारखाने, जो भी है, जो बिजनेस वगैरह करते हैं, नई नई फैक्ट्रीज लगाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं उद्यम, कहते हैं उद्योग धंधों को। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। ठीक है, नया ठाठ मतलब कि बहुत ठाट बाट से रहना। ठीक है, मतलब कि देश को विकसित अवस्था में लाना, विकासशील की जगह विकसित अवस्था में लाना, यानी कि आप देश को उन्नति के मार्ग पर चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको विज्ञान और उद्योग, यानी कि उद्योग धंधे और वैज्ञानिक पद्धति दोनों को मिलाकर चलेंगे तो आप इसके भौतिक स्वरूप को विकसित कर सकते हैं, यानी कि जो उसका ढांचा बना हुआ है उस ढांचे को विकसित कर सकते हैं, उसमें रहने वाली जो जनता है उसे विकसित कर सकते हैं, उसके खान पान, उसके रहन या उसके जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। जब तक किसी पृथ्वी यानी कि किसी भूभाग में रहने वाली जनता जब विकसित अवस्था में नहीं होगी, यानी कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है वह सही
नहीं होगी तब तक किसी देश की आर्थिक स्थिति को सही नहीं माना जा सकता। अर्थात यानी कि किसी देश यानी कि किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या कहा गया, क्या आवश्यक चीजें मानी गई है कि सबसे पहले तो एक पृथ्वी हो यानी कि एक भूभाग हो, उसके बाद में उसमें रहने वाले लोग निवास करते हो और लोगों के मन में उस पृथ्वी के प्रति ममता या वात्सल्य या फिर सब कुछ न्यौछावर कर देने वाली भावना हो, राष्ट्रीयता की भावना हो, तो आप एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो राष्ट्र के निर्माण के लिए केवल भावनाएं काम नहीं आती है, उसमें बहुत सारी भौतिक चीजें भी काम में आती है। तो उन भौतिक चीजों के बारे में लेखक क्या कहते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाना चाहिए और फिर उसके भौतिक स्वरूप से एक नया जो राष्ट्र निकल कर आएगा वो एक अनोखा ही राष्ट्र होगा। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। इस कार्य को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो ऐसा नहीं कि आप किसी के दबाव में कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी के दबाव में कार्य नहीं कर रहे हैं, आप स्वैच्छिक भाव से कार्य कर रहे हैं, आप प्रसन्नता से कार्य कर रहे हैं। उत्साह, आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि हम देशभक्त हैं, हम देश के लिए कार्य कर रहे हैं। अथक परिश्रम यानी कि कठिन मेहनत करने के द्वारा नित्य का मतलब होता है सदैव, नित्य का मतलब होता है सदैव आगे बढ़ाना चाहिए। यानी कि ऐसे परिश्रम करके यानी कि आप प्रसन्नता से, उत्साह से और कठिन मेहनत करने के बाद आप अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा यह ध्येय का मतलब होता है हमारा उद्देश्य। ध्येय का मतलब हमारा उद्देश्य, हमारे मन के जो भाव है वह है, हमारा उद्देश्य हो कि राष्ट्र में जितने हाथ है उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीठा न रहे। यानी कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति देश की यानी कि राष्ट्र की उन्नति का भागीदारी न बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, तभी एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकता और न किसी एक व्यक्ति के छूटने से राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमें सभी को लेकर चलना चाहिए। जब सभी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे तो आप किसी भी राष्ट्र के विकसित निर्माण को रोक नहीं सकते हैं। तभी मातृभूमि की शुष्क पुष्प समृद्धि, ठीक है, और समग्र रूप मंडल प्राप्त किया जा सकता है। तभी इस मातृभूमि का हम समृद्धि का रूप देख सकते हैं, जहाँ पर हरियाली छाई हुई है, रोजगार मिले हुए हैं, लोग सुख शांति से रह रहे हैं, उनको खाना नसीब हो रहा है या दोनों वक्त का खाना खा रहे हैं, सबको रोजगार प्राप्त हो रहा है, सबके घर में दीपक जल रहा है। इस प्रकार के अगर वातावरण दिखाई दे रहा तो हम बोलेंगे कि हमारी जो मातृभूमि है वो फली फूली है। समृद्धि का मतलब होता है फल फूलना, यानी कि बहुत फली फूली धान्य से परिपूर्ण हो गई है, ऐसे उसके भाव होते हैं। आगे चलते हैं। अब जन क्या है मातृभूमि पर? सबसे पहले तो हमें बताया कि भाई पृथ्वी क्या है, कि जिस स्थान पर हम रहते हैं, जनता जिस स्थान पर रहती है वह मातृभूमि की यानी कि राष्ट्र के निर्माण में 3 चीजें चाहिए, पृथ्वी, जन और भाव। पृथ्वी के बारे में हमने पढ़ लिया कि पृथ्वी का भौतिक स्वरूप को उसको आगे बढ़ाने के लिए यानी कि उसको उत्कर्ष में लाने के लिए क्या करना चाहिए। और अब आता है हमारा जन यानी कि जनता, ठीक है, जनता या फिर लोग, ठीक है, धरती पर यानी कि पृथ्वी पर निवास करने वाले, पृथ्वी पर निवास करने वाले, ठीक है, उस निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले जिसका नाम राष्ट्र दिया गया है, जिसका नाम देश दिया गया है। ठीक है, तो कौन है भाई वो देखते हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। ठीक है, बिल्कुल, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। देख लीजिए, किसी राजा ने पहले बहुत सारे राजा लोग आपस में युद्ध करते थे। अब युद्ध करते करते कई बार ऐसा होता था कि जनता तो पूरी मतलब युद्ध में मर जाती थी और उसके बाद एक वो निश्चित भूभाग को लेकर बैठ जाता था कि ये मेरा राज्य है। अगर जनता ही नहीं है तो वो शासन किस पर करेगा। उदाहरण के लिए हम अशोक को ले सकते हैं, महान अशोक को ले सकते हैं। कलिंग विजय पर जब उन्होंने ये देखा कि कलिंग देश को उन्होंने जीत लिया, लेकिन कलिंग देश की जब धरती पर वे खड़े हुए तब उन्होंने ये महसूस किया कि जनता तो है ही नहीं, यहाँ पर मनुष्य तो है ही नहीं,
सबको मैंने मार दिया है, तो मैं फिर राज्य किस पे करूँगा, शासन किस पे करूँगा, हुक्म किस पे चलाऊँगा। तब उनको एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है, तब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और इस प्रकार से उनके जो मन के भाव थे वो बदल गए हैं। तो यही देखा जाएगा कि अगर किसी पृथ्वी पर जन नहीं है, लोग नहीं है, जनता नहीं निवास करती है, तो उस भूखंड का क्या करेंगे, उसको राष्ट्र का नाम नहीं दे सकते हैं। आगे चलते हैं कि पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। हाँ भाई, ऐसा नहीं है कि एक भूखंड है उसको मातृभूमि कह दिया और उसमें जनता रहती नहीं है। मातृभूमि कहने वाले भी तो होने चाहिए उनको। हम जिस भूखंड पे, जिस निश्चित भूभाग पर हम रह रहे हैं, उसे मातृभूमि कहने वाले पुत्र भी तो होने चाहिए। जो पुत्र इस पृथ्वी को, इस धरती के टुकड़े को माता कह के पुकारे, ऐसे पुत्र भी तो होने चाहिए, तब जाके हवा मातृभूमि कहलाएगी। अन्यथा तो एक जमीन का टुकड़ा कहलाएगी वो, और कुछ नहीं कहलाएगी। इसके लिए देखिए बहुत अच्छा श्लोक है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी हम, कि माता भूमि है, मेरी जो भूमि है वो माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, यही बात कही गई है। आगे चलते हैं, जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। यानी कि जनता के हृदय में ये भाव प्रकट करना कि आप इस भूमि पर रहते हैं और आपके जो भाव देश के लिए है, इस भूमि के लिए है या इस भूखंड के लिए है, वही आपकी राष्ट्रीयता है। यानी कि वही आपकी मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रकट करती है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। अगर आप जिस भूभाग पर रह रहे हैं उससे प्रेम करते हैं, उसके प्रति न्यौछावर होते हैं, तो आप इस राष्ट्रीयता की भावना के जो विचार है वो अपने अंदर प्रस्फुटित कर रहे हैं, यानी उसके अंकुर आपके अंदर निकल रहे हैं। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। सशक्त रूप का मतलब होता है जब राष्ट्रीयता की भावना के जो भाव है, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम भाव है, उसके ऊपर मर मिटने के भाव है, जब समूह के रूप में जागता है, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी के लिए के रूप में जागता है। जहाँ जिस निश्चित भूभाग पर रह रहे हैं उसको एक राष्ट्र का नाम दिया है और वो सभी लोग, उसमें रहने वाले सभी लोगों के मन में जब ऐसे भाव प्रकट होते हैं तो वह फिर राष्ट्रीयता की भावना का विकास करता है और फिर वह जो स्वर है वो वायुमंडल में घूमने लग जाता है, यानी कि उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा हो जाता है वह। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है, यहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। यानी कि जिस भूभाग का मनुष्य को प्रेम नहीं है, जिस भूभाग के प्रति मनुष्य में आस्था नहीं है, तो फिर वहाँ रहने वाले मनुष्य और उस भूभाग के प्रति एक कोई संबंध स्थापित नहीं होता है। फिर वहाँ जड़ता होती है, वहाँ सिर्फ एक साधारण जीवन काटा जा रहा है, आपके अंदर उसके प्रति कोई भाव प्रकट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता, जिस समय एक मनुष्य ये कहता है कि मैं जिस पृथ्वी पर रह रहा हूँ वो मेरी माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है कि मैं उसका पुत्र हूँ, उस समय जब वो पहचान लेता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। यानी कि जब वो उसके स्वयं के और मातृभूमि के बीच के संबंध को पहचान लेता है, तब उसके अंदर मातृभूमि के प्रति आदर और सम्मान होता है और सम्मान के साथ जब वो प्रणाम करता है तो वो स्वयं को न्यौछावर करने वाले भाव प्रकट करता है भूमि के प्रति। और कहा गया है, नमो मात्रे पृथ्वे, नमो मात्रे पृथ्वे, कि हे मातृभूमि तुम्हें प्रणाम, हे मातृभूमि तुम्हें प्रणाम, माता पृथ्वी को प्रणाम, माता पृथ्वी को प्रणाम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ संबंधन है। ठीक है, बंधन है। कौन सा? यह प्रणाम भाव करना, किसको? भूमि को करना। अगर वो भूमि को प्रणाम करता है, यानी कि उसके अंदर एक मानव का स्वरूप देख रहा है, माता का स्वरूप देख रहा है और फिर उसे प्रणाम कर रहा है, तो फिर उसके अंदर एक बंधन स्थापित हो गया है। दोनों के बीच में माता और पुत्र का संबंध स्थापित हो गया और संबंध के माध्यम से उसके अंदर प्रेम भाव जाग गया है और सम्मान जाग गया है, उसके प्रति भावनात्मक संबंध स्थापित हो गए हैं। ठीक है, इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है।
जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही है राष्ट्र को लेकर कि इसी मर्यादा से, यानी कि इसी दृढ़ चट्टान पर अगर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित है कि यही बात, इसी बात पर कि वह पृथ्वी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, या जीवन इसी पर आश्रित रहता है और इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कुछ कर्तव्य होते हैं वे जो पालन करते हैं, ठीक है, और अपने अधिकारों का उदय करते हैं कि अगर ये हमारी माँ है तो हम पर इसका कितना अधिकार है और हमारे लिए हम और पृथ्वी के लिए हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं। ये दोनों चीज़ें फिर वो समझ जाता है कि अगर वे कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है तो वो अपने अधिकार पाने का भी हकदार होता है कि उस पृथ्वी पर बसने का उसका जन्म सिद्ध अधिकार है क्योंकि वह उसकी माता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, ठीक है, स्वीकार कर लिया तो उसे ही पृथ्वी के वरदानों का भाग पाने का अधिकार है। अगर पृथ्वी उसे कुछ देना चाहती है तो फिर वह अग्रणी रूप में खड़ा हो पाएगा। यानी कि जो मनुष्य पृथ्वी के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, पृथ्वी के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो फिर उन पालन के बदले उसके अधिकार मिलने चाहिए या फिर पृथ्वी जो वरदान देती है वो वरदान उन्हें प्राप्त होने चाहिए। माता के प्रति अनुराग का मतलब क्या होता है? प्रेम। ठीक है, माता के प्रति प्रेम और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। ये उसका कोई आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक कर्तव्य नहीं है, ये उसका स्वाभाविक कर्तव्य है कि माँ के लिए पुत्र के क्या कर्तव्य होते हैं वही पृथ्वी के लिए कर्तव्य होते हैं, क्योंकि उसने हमें यहाँ पर जीवन दिया है, जीवन जीने का अधिकार दिया है। वह एक निष्कारण धर्म है। निष्कारण यानी कि किसी तरह की कोई हमें लालसा नहीं है, किसी की हमें कर्म के बदला कोई फल की लालसा नहीं है। उस बिना फल की इच्छा की हम जब सेवा करते हैं तो उसे निष्कारण फल मानते हैं। आगे चलते हैं, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम। ठीक है, अगर स्वार्थ के लिए कोई पुत्र माता से प्रेम करता है तो पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। यानी कि फिर अगर सिर्फ उसके मतलब तक वो पृथ्वी को मानता है, मतलब है तभी वो पृथ्वी को पानी पिला रहा है, उसको फसल उगाने की मतलब है तभी वो धरती में बीज बो रहा है और तभी वो खाद डाल रहा है और तभी वो पानी पिला रहा है और फिर उसमें फसल ले ली, उसके बाद उसने धरती का ध्यान ही नहीं रखा। ठीक है, ये एक उदाहरण है, केवल फसल मात्र से नहीं, पृथ्वी का हम इस राष्ट्र का बहुत तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं। राष्ट्र का स्वरूप बनाने में, राष्ट्र को एक राष्ट्र बनाने में और हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना को पनपाने के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण दिया है कि अगर वह पुत्र माता के प्रति कोई स्वेच्छा से कोई ऐसा कोई सिर्फ मतलब सिद्ध करना चाहता है तो फिर उसका पतन निश्चित हो जाता है। जो जन यानी कि जो मनुष्य मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए कि पहले अपने कर्तव्य पूरे करे, उसके बाद में वह पृथ्वी के अपने अधिकार को प्रदर्शित करे। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। पृथ्वी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है और इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। ठीक है, पृथ्वी पर निवास करने वाले जन का विस्तार अनंत है। ठीक है, आगे चलते हैं। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं, अनेक प्रकार के लोगों से भरे हुए सब, चाहे नगर देखो, चाहे कोई जनपद देखो, पुर देखो, गांव देखो, जंगल देखो, पर्वत देखो, सभी जगह मनुष्य का निवास स्थान बना लिया है, मनुष्य ने अपने रहने का स्थान बना लिया है। ये जन अनेक प्रकार से भाषाएं बोलने वाले हैं और अनेक धर्मों को मानने वाले भी है, बिल्कुल बहुत सारे धर्म है। ठीक है, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र है। ठीक है, केवल मातृभूमि के ही पुत्र है। अनेक प्रकार के धर्म के लोग हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, अनेक अलग अलग जगह पर रहते हैं, कोई जंगल में रह रहा है, कोई पहाड़ में रह रहा है, कोई मैदान में रह रहा है, कोई गांव में रह रहा है, कोई शहर में रह रहा है, लेकिन है तो मातृभूमि के पुत्र। ऐसा तो नहीं गांव में रहने वाला नहीं है या पहाड़ में रहने वाला ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं।
किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। बिल्कुल उनके साथ चाहे वे किसी भी स्थान पर रहे, किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी धर्म जाति स्थान के भाव से आप मातृभूमि के साथ प्रेम को नहीं तोड़ सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते ये इस जाति का है तो मातृभूमि का पुत्र नहीं है। सभी मनुष्य मातृभूमि के पुत्र कहे जाएंगे जिस स्थान पर वे रह रहे हैं। ठीक है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति, यानी कि पृथ्वी के विशाल प्रांगण यानी कि आंगन, आंगन में सारी जातियों के लिए समान क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति के लिए स्थान दिया गया है, वहां पर सभी जातियों को स्थान दिया गया है, सभी समान रूप से वहां निवास कर सकते। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार दिया गया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। किसी जन को यानी किसी लोगों को, व्यक्ति को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल कि अगर कोई व्यक्ति पीछे रह रहा है तो आप उसे राष्ट्र की प्रगति नहीं कह सकते। राष्ट्र की प्रगति उसी में है जब सभी लोग व्यक्ति यानी कि सभी व्यक्ति प्रगति करेंगे। राष्ट्र यानी कि कोई भूमि का टुकड़ा प्रगति थोड़ा ना करेगा। भूमि का टुकड़ा ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई अच्छा कार्य किया तो आप प्रगति कर रहे हो, राष्ट्र प्रगति करा तो वो भूमि का टुकड़ा बढ़ गया। यानी कि हमारे देश का जो दायरा है, जो क्षेत्रफल दिया है, वो क्षेत्रफल अब बढ़ गया, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। हो क्या सकता है कि देश की प्रगति का मतलब है कि देश में रहने वाले जन की प्रगति, उस मनुष्य की प्रगति। और एक मनुष्य अगर छूट गया तो क्या राष्ट्र की प्रगति मानी जाएगी? क्या ऐसा कहेंगे कि राष्ट्र विकसित है, विकास कर रहा है? क्योंकि कुछ लोग तो छूट रहे हैं ना भाई, तो सभी मनुष्य का विकास होना आवश्यक है। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वभाव उतने अंश में असमर्थ रहेगा। बिल्कुल, अगर कहीं पर पृथ्वी पर जहां हम रह रहे हैं, जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, उसके कुछ भाग में कई व्यक्ति अंधकारपूर्ण जीवन जी रहे हैं या निर्बलतापूर्ण जीवन जी रहे हैं, तो हम कहेंगे कि समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य जो उतना अंश है वो खराब हो गया, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। अब हमें उसके स्वास्थ्य को ठीक करना है। वह जो अंश है, वो जो एक भाग है, हम बोलते हैं शरीर का एक भाग थोड़ा कमजोर हो गया तो उस कमजोर भाग को हम स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे? उसी प्रकार से राष्ट्र का कुछ भाग अगर निर्बल है, असहाय है या अंधकार में है तो हम उसे उत्थान की तरफ लेकर जाएंगे, हम उसे प्रगति की तरफ लेकर जाके उस अंश को ठीक करेंगे और फिर हम सोचेंगे कि फिर हम देखते हैं कि हमारा देश प्रगति करता है या नहीं करता है। इस प्रकार समग्र का मतलब संपूर्ण राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्र को अपने यानी कि कुछ लोगों को अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, उनको संपूर्णता की तरफ देखना चाहिए, संपूर्णता का भाव अपने मन में लेना चाहिए। आगे चलते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, यानी कि हजारों वर्षों से इस पृथ्वी में जो राष्ट्रीय जन है यानी कि जो लोग हैं उन्होंने तालमेल बिठाया है। तादात्म्य का मतलब होता है तालमेल बिठाना, तालमेल स्थापित करना या फिर तालमेल बनाना। ठीक है, जब तक सूर्य की रश्मियां का मतलब किरणें, जब तक सूर्य की किरणें नित्य प्रातः, नित्य यानी कि रोज सुबह भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर हो जाता है। भुवन यानी कि भूमि। ठीक है, भूमि को अमृत से भर देते। अमृत से भरने का मतलब क्या होता है? सूर्य की किरणें जब आती है तो अमृत यानी ऐसा लगता है कि सोम रस बरस रहा है, अमृत बरस रहा है, कि अपने उजाले से अंधकार को मिटाकर और प्रकाश की ओर ले जाती है हमें। तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर ही रहेगा। जब तक सूरज की किरणें पृथ्वी पर आती रहेगी तब तक इस देश का जो जीवन है वो सदैव अमर रहेगा, वो समाप्त होने वाला नहीं है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है।
चाहे इतिहास में कितनी भी मुसीबतें आई हो, लेकिन फिर भी उनसे शिक्षा लेकर आज जो देश के निवासी है वो आज अपने स्वयं को फिर से खड़ा करने का प्रयत्न करते हैं, फिर से ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हैं। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा, कर्म और श्रम एक ही है। कर्म हमारे किए गए कार्य और श्रम यानी कि मेहनत। कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। यानी कि हम हमारे कर्म किए गए कार्य और यानी कि हमारे द्वारा किए गए पुण्य, लाभ पुण्य जो भी हमारा लेखा जोखा है वह, और हमारी जो कठिन मेहनत है, उन सबको लेकर हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, हम राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी हो सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आती है उसकी संस्कृति। दो चीज़ें हमने पढ़ ली, हमने पृथ्वी पढ़ ली और हमने जन पढ़ लिया। अब राष्ट्र के निर्माण में दूसरी आती है उसकी संस्कृति। संस्कृति किसे कहते हैं? निश्चित भूभाग में निवास करने वाली जनता के जीवन यापन करने का तरीका। ठीक है, कि वह किस प्रकार जीवन यापन कर रही है। निश्चित भूभाग में संस्कृति किसे कहते हैं? कि निश्चित भूभाग में कोई कुछ व्यक्ति अपने जीवन को किस प्रकार से जीते हैं, किस तरीके से जीवन यापन करते हैं, उस तरीके को यानी कि उनके ढंग को क्या कहते हैं? संस्कृति कहा जाता है। और हर एक क्षेत्र की अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, शास्त्र होते हैं, कथन होते हैं, उनके कई प्रकार के धार्मिक कार्य होते हैं। तो ये सब क्या कहलाती है? वो संस्कृति कहलाती है। तो संस्कृति क्या है देखते पढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्र का तीसरा अंग है जन की संस्कृति। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। यानी कि जिस सभ्यता का निर्माण किया है, सभ्यता क्या है? संस्कृति। ठीक है, वो एक जीवन जीने का तरीका, एक रीति बनाई है, उस परिपाटी बनाई है, उस परिपाटी पे चलने वाले चीज़ों का निर्माण किया, वो उसकी श्वास और प्रश्वास है। यानी कि वे उस धर्म के उस समूह का एक नियम बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना मात्र है। ठीक है, ये नहीं आएगा। बिना संस्कृति के जन की कल्पना मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। बिल्कुल, अगर किसी राष्ट्र की संस्कृति नहीं है तो फिर वो जनता इधर उधर तितर बितर रहती है, वो एक संगठित रूप में नहीं रहती है। तो संगठित रूप में कब रहेगी? जब उसकी संस्कृति है। संस्कृति यानी कि उसके जीवन यापन करने के कुछ नियम है, कुछ कानून है, उनके अनुसार अगर व्यक्ति चलता है और राष्ट्र के लोग चलते हैं तो वो अपने संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब होता है उत्पन्न। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं विकास और उसका उत्कर्ष तक पहुंचना। ठीक है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। बिल्कुल, राष्ट्र के समग्र यानी कि संपूर्ण रूप में पृथ्वी, भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र के निर्माण में जहाँ तक पृथ्वी यानी कि एक भूखंड और एक जनता समूह की आवश्यकता होती है, उतनी ही आवश्यकता संस्कृति की होती है। अगर संस्कृति नहीं है, अगर उस राष्ट्र के स्वरूप में संस्कार नहीं है, वहाँ पर रहने वाले लोगों में संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, जीवन यापन करने का कोई नियमबद्ध तरीका नहीं है, तो फिर वो राष्ट्र तितर बितर रहता है, वो संगठित नहीं रहता है और उसका कोई मस्तिष्क नहीं है, यानी कि उसका कोई स्थान नहीं है, पूरे संसार में उसका कोई स्थान नहीं रहता है। तो राष्ट्र उसी से बनता है कि जहाँ पृथ्वी हो यानी निश्चित भूभाग हो, जनता हो और उसकी संस्कृति हो। ठीक है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। लोप यानी कि राष्ट्र खत्म हो गया, समाप्त हो गया।
जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। विटप यानी पेड़, जीवन रूपी पेड़ है, उसमें जो फलने, अगर पेड़ में फूल नहीं लगेंगे, किसी पेड़ में या किसी पौधे में फूल नहीं लगे तो उस पेड़ का क्या मतलब है, कोई अर्थ नहीं है। फूल लगता है तभी हम कहेंगे कि ये पौधा है, भाई किसका है, तब उसका नाम आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जीवन का विटप यानी पेड़ कौन है, राष्ट्र, और राष्ट्र की अगर संस्कृति कौन है, यहाँ पर राष्ट्र के निर्माण में जो फल फूल रही है वो कौन है, संस्कृति। उसी प्रकार से किसी पेड़ का पुष्प कौन होती है, संस्कृति होती है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही, सौंदर्य और खुशबू, सौरभ का मतलब क्या होता है, सुगंध, सौरभ का जो मतलब होता है वो है सुगंध। कि संस्कृति के सौंदर्य, सुंदरता और सुगंध में ही राष्ट्र जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित होता है। अगर संस्कृति फली फूली है तो कोई भी राष्ट्र फला फूला समझा जाएगा या दिखाई देगा, इसलिए किसी भी राष्ट्र की संस्कृति का होना आवश्यक है। आगे चलते हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। क्या आपका ज्ञान कितना है और ज्ञान के द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना है, इन दोनों का जब आपस में संबंध स्थापित हो जाता है तो वह संस्कृति कहलाती है। भूमि पर बसने वाले जन के ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। यानी कि उस भूमि में किन किन लोगों ने क्या क्या सोचा है और उस सोचने के बाद में क्या क्या रचनाएं करी है, क्या क्या निर्माण किया है, उस निर्माण और रचना और सोचने के बीच के जो संबंध है वही हमारी संस्कृति, और उसमें हमें संस्कृति के दर्शन दिखाई देते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है। कैसे निश्चित करती है कि अब देखिए, हम हमारे देश की बात करते हैं तो राष्ट्रीयता की भावना कब आती है, जब एक निश्चित भूभाग है, यानी कि एक राष्ट्र का निर्माण कब हुआ कि निश्चित भूभाग है। तो हमारा जो देश है वो एक प्रायद्वीप है, ठीक है, यानी कि तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। उसके बाद में आता है कि एक निश्चित भूभाग के बाद वहाँ पर जनता निवास करती है, विश्व की दूसरे नंबर की जनसंख्या है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तीसरी बात है कि हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो विश्व प्रसिद्ध संस्कृति है, यानी कि हमारे यहाँ का जो जीवन जीने का तरीका है वो विश्व में प्रसिद्ध है, यानी कि बहुत लोगों को प्रभावित करता है। और हमारे यहाँ की देखिए, केवल भारतीय संस्कृति एक नहीं है, भारत की अनेक संस्कृतियाँ हैं, अनेक अनेक राज्यों में अलग अलग जातियों की, अलग अलग धर्मों की अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। तो वो संस्कृति यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर किसी जाति धर्म की संस्कृति फली फूली है, इसका मतलब वह राष्ट्र फल फूल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग, पृथक का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती है, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर करता है, ठीक है। उनका जो मूल आधार है संस्कृति को विकसित करने का, तो विकसित कब होगी, जब आप आपस के संबंध को अच्छे से स्थापित करके रखते हैं, आपस के अंदर मेल भाव बना के रखते हैं, भेदभाव ऊंच नीच की भावना को संपूर्णता से नष्ट कर देते हैं, तो फिर वो आप उनका जो हमारी जो संस्कृति है वो पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। फिर वो संस्कृति यानी कि कहीं भी आपको नीची यानी कि पतन की ओर जाती हुई नहीं दिखाई देगी। आगे चलते हैं, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, लता का मतलब क्या होता है, बेल, अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोध स्थिति प्राप्त करते हैं। यानी कि बेल, देखिए बेल क्या करती है, अकेले कभी ऊपर नहीं चढ़ सकती है, वो किसी के सहारे से चढ़ती है। तो क्या वृक्ष उसे सहारा नहीं देगा? अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तो किसी सक्षम व्यक्ति को उसे सहारा नहीं देना चाहिए। तो यही संस्कृति बताती है कि एक किसी दुर्बल और कमजोर व्यक्ति को अगर कोई सक्षम व्यक्ति सहारा देता है तो वह अपने संस्कृति का पालन कर रहा है। उसकी संस्कृति में यह है कि हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, तो ये हमारी संस्कृति में आया है। और अगर हम ये भाव अपने मन में रखकर कार्य करते हैं तो हम हमारी संस्कृति का पोषण कर रहे हैं, हम उससे पानी पिला रहे हैं,
यानी हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां हैं राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है। जितनी भी विधियां हैं राष्ट्रीय जीवन की, वे राष्ट्रीय जीवन में समन्वय यानी कि मिलकर रहती है, एकजुट होकर रहती है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं कई प्रकार से। कोई साहित्य के क्षेत्र में कर रहा है, कोई कला के क्षेत्र में कर रहा है, कोई नृत्य के क्षेत्र में अपने आप को विकसित कर रहा है, या कोई गीत गा के, या फिर कोई आमोद प्रमोद यानी कि अपना मनोरंजन करके, या अनेक रूपों में कोई भी रूप हो सकता है। और इन भावों में अगर अपने आप को कोई विकसित कर रहा है तो आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। अगर कोई व्यक्ति समन्वय के साथ जीवन यापन करता है और इन सब में कोई निपुण है, किसी भी एक कला में निपुण होता है, तो वह व्यक्ति फिर विविध रूपों में साकार होता है। ठीक है, उनके जो भाव है वो अनेक अनेक रूपों में सफल हो जाते हैं, फिर वो सफलता को प्राप्त करते हैं। यद्यपि बाहरी रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। ये बाहरी लक्षण तो दिखाई दे गए हमें, कोई नृत्य में माहिर है, कोई कला में माहिर है, कोई मनोरंजन में है, कोई साहित्य में, ये तो हमें बाहरी रूप, भौतिक रूप दिखाई दे गए। लेकिन आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है, यानी कि एक कला भी एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। ऐसा नहीं है गीत नृत्य से जुड़ा रहता है, साहित्य कला से जुड़ा रहता है, साहित्य कविता से जुड़ा रहता है, कला साहित्य से जुड़ी रहती है, तो सभी एक दूसरे से संबंध स्थापित करे हुए हैं। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। जो व्यक्ति सहृदय यानी सभी में मिलजुल कर रहने वाला है, ठीक है, वह हर आनंद में, कोई भी आनंद उसे मिल गया, कोई भी रस उसे प्रदान हो गया, उसको सहज स्वीकार करता है। ऐसा नहीं कि वह नकार देगा, ऐसा नहीं होता है, और उससे आनंदित होता है और उससे खुश भी होता है, वह प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। अगर इस प्रकार की भावना है तो बहुत बहुत लोगों से मिलकर जो बना है वह राष्ट्र और वह संस्कृति स्वास्थ्यकर है, यानी कि स्वस्थ है, किसी प्रकार का उसमें कोई रोग नजर नहीं आता है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। बिल्कुल, जो तारों के नीचे का मतलब है जो ग्रामीण समुदाय है, जहाँ ग्रामीण जनता निवास करती है, वहाँ पर हमारी संस्कृति को आप बेशक देख सकते हैं। शहरों में भी है, लेकिन शहरों में अपनी दैनिक जीवन दिनचर्या के कारण वे अपनी संस्कृति को इतना उजागर नहीं कर पाते हैं, लेकिन पश्चिमी थोड़ा सा असर दिखाई देने लग जाता है। लेकिन ग्रामीण समुदाय में आप हमारी संस्कृति के दर्शन आसानी से कर सकते हैं, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। आनंद यानी कि आपका मनोरंजन बहुत होगा और आपको आत्मसंतुष्टि होगी, आत्म प्रसन्नता महसूस होगी। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र, धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। यानी कि हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति को, यानी कि साहित्य, कला जो भी है, उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है, हम उन सबको धारण करते हैं। हम भी उन्हें अपनाएंगे, उन्हें सहर्ष अपनाएंगे और अपनी संस्कृति का अनुसरण करेंगे। और उसके तेज को, यानी कि उसके प्रभाव को, तेज यहाँ हम कह सकते हैं, प्रभाव को अपने भावी यानी कि भविष्य जीवन, भावी आगे के जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। और वही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत यानी बीता हुआ कल, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, बल्कि अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत
करते हैं। तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी के विचार थे। ये विचार प्रधान एक निबंध था जो हमें बहुत अच्छे से समझ में आया है, बहुत आनंद आया होगा। आपको पता चला होगा राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, संस्कृति क्या है। राष्ट्र के निर्माण में 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, पृथ्वी, जन और संस्कृति। तो पृथ्वी क्या है, एक भौतिक भूभाग है, उसको कैसे आपको फलीभूत करना है। जन क्या है, वहाँ पर रहने वाले मनुष्य, उन लोगों को आपको कैसे आगे बढ़ाना है। संस्कृति क्या है, निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले लोगों के जीवन जीने के तरीके या ढंग को संस्कृति कहते हैं। अब उस संस्कृति को कैसे पोषित किया जाए, उसका पोषण कैसे किया जाए, यह इस पाठ में बेशक भरपूर बहुत अच्छे से बताया गया है। और मुझे नहीं लगता है कि अब आपको किसी और व्याख्या की आवश्यकता है, बहुत अच्छे से हमने व्याख्या की है। तो आगे के लेक्चर में हम इसके अभ्यास प्रश्न लेकर आएंगे, तो बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।